बिल्कुल स्टार्टिंग से। ओके सर। Dear students, I am very happy, excited to have you all with me. मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ जुड़कर, आपके क्वेश्चंस को सुनकर, आपको पढ़ाकर मुझे काफी सुकून मिलता है, काफी खुशी मिलती है। बच्चे जब सिंसियरली पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बच्चों का लेवल बढ़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आज हम फिर एक और नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। द टॉपिक इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। काफी सारे क्वेश्चंस बेटा इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे बढ़ जाएं, स्टार्ट करते हैं बेटा। यस सर, स्टार्ट कर। यस सर, यस सर, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर मैं बात करूंगा, ये फैक्टोरियल ऑफ अ होल नंबर क्या होता है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ होल नंबर। इसमें भी सबसे पहले होल नंबर्स को समझते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर आप जानते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर्स के सेट में जीरो भी इंक्लूड कर दें, 0, 1 2 3 4 5, तो फिर ये होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? होल नंबर्स। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ होल नंबर। बेटा फैक्टोरियल एक फंक्शन है और ये फंक्शन सिर्फ होल नंबर पर ही लगता है। फैक्टोरियल क्या फंक्शन है, कैसे लगता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं फैक्टोरियल का सिंबल या तो हम ऐसे यूज करते हैं या फिर ऐसे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहता हूं फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिखता हूं या फैक्टोरियल 5 को ऐसे लिख सकता हूं, तो दोनों का मतलब फैक्टोरियल 5 है। अच्छा ठीक है सर, अब ये फैक्टोरियल 5 को कैसे कैलकुलेट करें, क्या मतलब होता है इसका? तो जब भी हम किसी नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 मैंने यहां पर लिया, तो इसका मतलब होता है कि 5 को बैक काउंटिंग में मल्टीप्लाई करते चलो होल नंबर से। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कब तक? जब तक के 1 आ जाए। तो इन सब का प्रोडक्ट, इन सब को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1 2 द 2 2 3 द 6 6 4 द 24 24 इंटू 5 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 120 होती है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 720। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? 720 हो जाती है। जरा गौर से देखिए, 6 फैक्टोरियल को मैं यहां कैसे लिखूंगा? यहां से यहां तक 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इस सब को 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं। तो 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 इंटू, और 1 से लेकर 5 तक की जो मल्टीप्लीकेशन है, इसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख रहा हूं। बताइए कोई गलती तो नहीं करी मैंने? नो सर। यस, एब्सोल्युटली राइट। अब मैं इस एक्सप्रेशन को एक जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं यहां 6 की जगह लिख रहा हूं n फैक्टोरियल, 6 की जगह n इंटू ये 5 क्या है? n-1। देखो बेटा, अगर मैंने 6 को n कहा है तो 5 क्या होगा? n-1। n-1 का फैक्टोरियल। बताओ ये बात समझ में आई? यस सर। ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। ये फॉर्मूला जो मैंने डेवलप किया, ये सबको क्लियर हुआ? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब मैं यहां n की वैल्यू अगर 6 रखता हूं तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। n की वैल्यू 6 रखी, 6 इंटू का साइन 6 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल, ये ऊपर आ गया। तो ये फॉर्मूला एक फैक्टोरियल का सबसे पहला फॉर्मूला जो अभी हमने स्टार्ट किया इस टॉपिक को। सो फैक्टोरियल नोटेशन का क्या मीनिंग है? फैक्टोरियल होल नंबर पर लगता है, फैक्टोरियल डेसिमल के नंबर पर नहीं लगता, फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर्स पर अप्लाई नहीं होता, फैक्टोरियल फ्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होता, फैक्टोरियल सिर्फ अप्लाई होता है होल नंबर्स पर। अब फैक्टोरियल को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात, जिसका प्रूफ मैं नहीं दूंगा, जिसके प्रूफ की आपको जरूरत भी नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा।
आपको सिर्फ याद रखना है वो बात क्या है, 0 का फैक्टोरियल 1 माना जाता है, और 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 होगा ही होगा, ये बात तो आपको समझ में आई जाएगी। लेकिन 0 फैक्टोरियल को भी हम 1 ही मानते हैं। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, उस लॉजिक को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपके स्कोप से बाहर है। सो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। तो जरा जल्दी जल्दी से कुछ नंबर के फैक्टोरियल को लिखते हैं। अगर मुझसे कहा जाएगा सर 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 इंटू 2। 3 फैक्टोरियल कहा जाएगा तो 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका आंसर आ जाएगा 6। अगर 4 फैक्टोरियल कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका मतलब आंसर हो जाएगा 24। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाली 720 एंड सो ऑन। 720। ये सारी वैल्यूज फैक्टोरियल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो शाबाश, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, मेरे से कनेक्टेड है? Yes, sir. चलो देखिए, मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक को किसी ने भी नहीं पढ़ा है। आप में से किसी ने इस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, आप सब पहली बार पढ़ रहे हैं, आप सबके पास मैथ्स नहीं था, ये मेरी बेसिक अजम्पशन है। आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, ये मैं मानकर पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बेसिकली मुझे आना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक पर है, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमने फैक्टोरियल नोटेशन समझी। फैक्टोरियल ऑफ अ होल नंबर का क्या मीनिंग होता है, फैक्टोरियल ऑफ अ होल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा। आज अब दूसरी बात पर, दूसरे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं, वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? ध्यान से सुनिए, ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कई जगह लगाएंगे। ये बेसिक प्रिंसिपल है जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कई जगह लगाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं बार बार आपको पॉइंट आउट करूंगा कि देखो बेटा, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की वजह से हमने ऐसा किया है। तो क्या मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, क्या चीज है? इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए और बी दो दोस्त हैं। ए के पास 3 तरह की शर्ट्स हैं, पिंक, येलो एंड ऑरेंज। बी के पास 2 तरह की शर्ट हैं, रेड एंड ग्रीन। ए हैज 3 शर्ट्स। A has pink color, yellow color and orange color shirt. B has 2 color shirts, red and green. A अपनी ही शर्ट पहनेगा पार्टी में जाने के लिए, B अपनी ही शर्ट पहनेगा पार्टी में जाने के लिए। A और B एक दूसरे के शर्ट्स एक्सचेंज नहीं करेंगे। A will wear his own shirt, B will wear his own shirt. My question to you is, in how many ways can A appear in the party? 3 ways, sir. 3 ways, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। In how many ways can B appear in the party? 2 ways. 2 ways. अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनिए। In how many ways can A and B appear together in the party? 5 ways. 5 ways. 6 ways. सबको समझ में आ रहा है? कुछ 5 कह रहे हैं, कुछ 6 कह रहे हैं, कुछ 10 कह रहे हैं। हाँ, अब देखो यहां बस यहीं से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। ये पहला कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, उसी के ऊपर दूसरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। जैसे सीढ़ी का पहला डंडा होता है, अगर आप वो नहीं चढ़ोगे तो बेटा दूसरे नहीं चढ़ोगे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिए। ए विल wear his own shirts, B will wear his own shirts. They will not exchange each other's shirt. A can appear in the party in 3 ways. B can appear in the party in 2 ways. Together they can appear in the party in 6 ways. इस स्टेटमेंट को मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो together they can appear in the party in 6 ways. अब कुछ बच्चों को ये लगेगा ये तो 5 आंसर होना चाहिए, 6 कैसे हो गया? कुछ को लग रहा है कि 10 होता तो 6 कैसे हो गया? आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए ए पार्टी में पिंक कलर की शर्ट पहन के जाता है,
तो ए के पिंक के साथ बी क्या कॉम्बिनेशन बना सकता है, या तो रेड या ग्रीन। फॉर ए वेयरिंग पिंक, बी कैन वेयर रेड और बी कैन वेयर ग्रीन। तो आप दो तरीके तो ये हो गए, इन दो तरीके से दोनों पार्टी में आ सकते हैं। अगर ए येलो कलर शर्ट पहन कर जाता है तो फिर उसके साथ बी रेड या अपनी ग्रीन पहन कर जाएगा। दो और तरीके से ये दोनों पार्टी में अपेयर हो सकते हैं। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया, शाबाश। अगर ए ऑरेंज कलर की शर्ट पहनकर जाता है तो बी उसके लिए रेड या ग्रीन पहनकर जाएगा। दो और तरीके हो गए जिससे पार्टी में अपेयर हो सकते हैं। तो जरा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर 6 आया है, 5 नहीं आया। कुछ बच्चे सोच रहे थे 3 ए के तरीके, 2 बी के तरीके, दोनों को ऐड कर दो, आंसर 5 आना चाहिए। नहीं बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझा रहा हूं मैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, इफ एन इवेंट ए कैन अकर इन m ways and event B can occur in n ways, then together they can occur in m into n ways। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने बोला है। An event A can occur in m ways, event B can occur in n ways, then together they will occur in m into n ways। तो यहां पर m की वैल्यू 3 थी, n की वैल्यू 2 थी, 3 into 2 का आंसर 6 आता है। तो 6 वेज में ये दोनों पार्टी में अपेयर हो सकते हैं। और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इवेंट ए इवेंट बी दो इवेंट्स के लिए नहीं है, 3 4 5 कितने इवेंट भी हो सकते हैं। इवेंट सी भी हो सकता है, उसके पी वेज। तो फिर टुगेदर दे कैन ऑल 3 इवेंट्स ए बी सी कैन अकर इन एन एम इंटू पी वेज एंड सो ऑन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैंने समझाया, एक एग्जांपल ली। बच्चों ये बात बताओ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया? यस सर। के समझ में आया? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। प्रियंका समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बेसिस पर अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो काउंटिंग पर बेस्ड होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम कोई परम्यूटेशन कोई कॉम्बिनेशन का लॉजिक यूज नहीं करेंगे। सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके ही कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर प्रेजेंट करता हूं। यहां मैंने परम्यूटेशन लिखा है, अभी परम्यूटेशन डिस्कस नहीं करते, अभी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देता हूं मैं, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट मेरे पास है। इन 5 में से कोई भी 3 डिजिट का यूज करके मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो 3 डिजिट यहां फिल करूंगा तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इन हाउ मेनी वेज कैन आई फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर बाय मेकिंग यूज ऑफ दीज 5 डिजिट्स। तो इन 5 डिजिट्स में से कोई भी 3 डिजिट का यूज करके मैं नंबर कैसे बना सकता हूं। तो अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज कैसे करूंगा मैं, हमें एप्लीकेशन आना चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके मैं कहता हूं, ये फर्स्ट प्लेस मैंने अलग लिखी है, फिर ये सेकंड प्लेस अलग लिखी है, फिर ये थर्ड प्लेस अलग लिखी है। अब मैं आपसे कहता हूं, आपको एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट्स इसमें फिल करने। पहली कोई भी प्लेस हम चूज कर सकते हैं जिसमें डिजिट फिल करेंगे। चलो यहां पर फिल करते हैं। अब बताओ, इन 5 में से कोई भी एक डिजिट यहां फिल करूंगा तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 5 तरीके। 5, यस यस यस। सो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब जो डिजिट यहां पर आ गया उसको छोड़ दीजिए, वो तो यूज हो गया। अब उसके बाद 4 डिजिट बचते हैं, तो उन 4 डिजिट में से कोई भी एक मैं यहां फिल कर सकता हूं। तो इस सेकंड प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो गए? 4 तरीके, 4 वेज। नाउ द डिजिट दैट आई हैव यूज्ड हियर, लीव दैट डिजिट। अब उस डिजिट को छोड़ देते हैं, तो अब कितने डिजिट बचते हैं जो मैं यहां इस प्लेस में फिल कर सकता हूं? 3 डिजिट। तो इसको फिल करने के 3 तरीके। अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर आ रहा हूं मैं। दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस इन 4 वेज, दिस इन 3 वेज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ अकेली यही प्लेस में फिल करूं और ये दोनों छुपा दूं, तो क्या नंबर 3 डिजिट का माना जाएगा?
नहीं माना No, जाएगा। अगर ये फिल कर दूं, ये दोनों छुपा दूं तो 3 डिजिट का नहीं माना जाएगा। कोई भी 2 फिल करूं तो भी 3 डिजिट का नहीं माना जाएगा। जब तक ये तीनों डिजिट अपेयर टुगेदर नहीं होंगे, एक साथ अपेयर नहीं होंगे, नंबर 3 डिजिट का नहीं माना जाएगा। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है, दिस इवेंट ए कैन अकर इन एम वेज, this event B can occur in n ways, this event C P, अरे भाई C लिख रहा हूं, P लिख रहा हूं मैं, this event C can occur in P ways। तो अब ये 3 इवेंट्स A B C can occur in M in N and P ways, so together they can occur in M into N into P ways। तो इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 20 into 3, आंसर आ जाएगा 60। 60 तरीके से 3 डिजिट का नंबर बन सकता है। बच्चों ये बात समझ में आई? Yes, sir. आपने देखा मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यहां पर यूज किया, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक नहीं लगाया। अरे अभी तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया ही नहीं बेटा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। बगैर उसको सीखे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से एक काउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ में आ रही है बात सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है। इन दिस चैप्टर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन विल बी लर्निंग ऑफ डूइंग अ वर्क इन नंबर ऑफ वेज। हम किसी भी काम को कितने तरीके से कर सकते हैं ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। किसी भी डिजिट्स को, कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स को यूज करके कोई नंबर कैसे बनाया जा सकता है, कुछ लेटर्स को यूज करके कोई वर्ड कैसे बनाया जा सकता है, लोगों को लाइन में कैसे खड़ा किया जा सकता है, फोटोग्राफ खींचना है कैसे खींचा जा सकता है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ फ्रेंड्स में से कुछ को पार्टी में इनवाइट करना है, एक ग्रुप है उसमें 2 3 4 सेक्शंस बनाने हैं, कितने कितने तरीके से सेक्शन बनाए जा सकते हैं। एग्जाम का पेपर है उसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस हैं, सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस हैं, कितने तरीके से हम उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली द चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑफ अ वर्क, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑफ अ वर्क। किसी काम को करने के कितने तरीके होते हैं ये कैलकुलेट करेंगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर, और यही किया हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जो बताता है कि इन डिजिट्स को यूज करके 3 डिजिट का नंबर 60 तरीके से बनाया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. सबको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो याद रखिए आपके एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को यूज करके कर लिए जाए, सॉल्व कर लिए जाए, इसमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक ना लगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. चलिए अब बात करते हैं परमुटेशन की। तो मैं इस पेज को यूज कर लेता हूं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं। नाउ लेट्स टॉक ऑफ परमुटेशन। अब बात करते हैं सर अगर क्वेश्चन परमुटेशन में रिपीटेशन का होगा तो वो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा? सब करता हूं, सब बात करता हूं, शाबाश। कि क्वेश्चन में रिपीटेशन हो सकता है, रिपीटेशन देगा तो क्या होगा, रिपीटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रिपीटेशन का क्या मीनिंग होता है, सब बात करेंगे एक एक करके। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ ध्यान दीजिए, बने रहिए। कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है बेटा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिक्स हो जाता है, जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जब मैंने ये प्रिंसिपल नहीं बताया था तो बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे थे। अब जब मैंने प्रिंसिपल बता दिया तो बच्चों के माइंड में ये समझ में आ गया, सीख आ गई उनको, उस पर बेस हमने क्वेश्चन कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो भी हमने देख लिया। सो कॉन्सेप्ट समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी टॉपिक के लिए। सो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन ऑल्सो मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग अ वर्क। किसी भी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं उसे हम परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन को कभी एक और वर्ड अरेंजमेंट से भी जानते हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग ऑफ अ वर्क, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऐसे भी बोलते हैं। सो बेसिकली परमुटेशन का लॉजिक कहां यूज करते हैं? हर उस जगह परमुटेशन यूज करते हैं जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। ऑर्डर इंपॉर्टेंट कहां होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, ये जरा सबसे पहले समझते हैं।
एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ए बी सी, ये 3 लेटर्स हैं। इन 3 लेटर्स में से कोई भी 2 लेटर सेलेक्ट करके आपको वर्ड बनाना है, चाहे उस वर्ड का मीनिंग निकले या ना निकले, आपको वर्ड बनाना है। कितने तरीके से वर्ड बना सकते हो? 6 तरीके से, ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। ये टोटल 6 वेज हैं, 6 तरीके हैं जिनसे आप वर्ड बना सकते हो। ए बी सी में से कोई भी 2 लेटर चूज करके आपने वर्ड बनाया। देयर आर 6 वेज। अब एक मेरी बात बताओ, क्या यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? हां सर, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इसका? ए पहले, बी बाद में, एक वर्ड कुछ और है। अगर पोजीशन इंटरचेंज करता हूं, बी पहले ए बाद में, तो वर्ड बदल जाता है बेटा, इसका मीनिंग बदल जाता है, तो काउंटिंग एक और एक्स्ट्रा हो जाती है। आपके पास एक और एक्स्ट्रा वर्ड है। देखिए, लेटर ए और बी दोनों सेम यूज हुए, इन दोनों में ए और बी दोनों लेटर सेम यूज हुए, लेकिन ऑर्डर चेंज करने से वर्ड चेंज हो जाता है और काउंटिंग बढ़ जाती है, एक और वर्ड काउंटिंग में आता है। आगे बात समझ में मेरी? Yes, sir. एक और एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी 3 दोस्त हैं, आपको इन 3 में से किसी भी 2 को घर पर पार्टी में इनवाइट करना है। आप ए बी को इनवाइट करें या बी ए को इनवाइट करें, वो एक ही बात मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा ए बी इनवाइट करे एक तरीका है, बी ए इनवाइट करे दूसरा तरीका है। नो, आप ए बी बोलें या बी ए बोलें, आप दोनों को इनवाइट कर रहे हैं, ए बी या बी ए, चाहे नाम आगे पीछे करके बोलें, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तरीका यह है पार्टी में इनवाइट करने का। आप ए सी को इनवाइट करें या सी ए कहें, कुछ भी कहें, दोनों तरीके सेम ही है। एक और मेथड पार्टी में इनवाइट करने का ए और सी भी हो सकता है, और एक और मेथड पार्टी में इनवाइट करने का बी और सी हो सकता है, या सी भी बोलें बी सी बोलें। 3 ही तरीके से आप पार्टी में ए बी सी में से किसी भी 2 लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो यहां अब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, और जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता उसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। बात समझ में आ रही है? बताओ, कोई कंफ्यूजन? No, sir. No, sir. हाँ, No, sir. चलो, शाबाश शाबाश जी बेटा, आगे बढ़े। कैन आई टेक Yes, sir. वाटर? Yes, sir. सर Yes. you. कहीं पे पार्शियलिटी होगी, ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो और ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना भी हो, तो उस केस में क्या लगेगा? क्या बताया बेटा? क्या फिर से बोलो। जैसे अगर मान लो कि हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसमें हाफ में ऑर्डर इम्पोर्टेंट है और हाफ में ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो, ऐसा में बेटा दोनों कोई का- क्वेश्चन नहीं होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा हाफ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, हाफ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो या तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लग सकते हैं। वो कैसे होंगे अभी आएंगे, उस ऐसे क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन या तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। वो क्वेश्चन एक ही चीज होगी, एक से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। शुड आई प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए, तो अभी हम कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहे, कॉम्बिनेशन को डिटेल में आगे समझेंगे। बात करते हैं सिर्फ फिलहाल परमुटेशन की। तो परमुटेशन वहां जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। कहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है सर? वर्ड बनाने में, नंबर बनाने में, सीक्वेंस में लगाने में, लाइन में लगाने में, फोटो खिंचाने में, यहां सब जगह ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है तो फिर परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। अब ये बात मैंने खासतौर से इसलिए बताई कि देखो, जब एक क्वेश्चन होगा ना एग्जाम में, तो क्वेश्चन को पढ़कर आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कैन यू लिसन टू मी? यस सर। Yes, sir. हेलो, सर आपको नहीं आ रही हमारी आवाज? हेलो, हेलो सर, आपको वॉइस नहीं आ रही है हमारी? नहीं आ रही, नहीं आ रही। हेलो, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir. आई थिंक कोई टेक्निकल। ठीक है बेटा, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सो परमुटेशन का फॉर्मूला पीएनआर हम कैसे यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पीएनआर परमुटेशन का फॉर्मूला, फैक्टोरियल
n अपॉन n माइनस आर। n यहां ए बी सी 3 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, r 3 में से हमें 2 एट अ टाइम सिलेक्ट करने हैं। n की वैल्यू 3 रखी, r की वैल्यू 2 रखी हमने। 3 माइनस 2 इज 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल का मतलब 1। आंसर आ गया हमारा 6। PNR को हमने किस तरह से यूज किया, ये था हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला। परमुटेशन हम यूज कर रहे हैं जब वर्ड बनाते हैं, नंबर बनाते हैं, लाइन में लगाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, ऑर्डर में लगाते हैं, यहां सब जगह परमुटेशन यूज होता है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर से देखते हैं इस फॉर्मूले के बाद PNN की वैल्यू कितनी आएगी। तो PNN में R की वैल्यू भी N के बराबर हो गई है। तो फॉर्मूले के हिसाब से जरा देखते हैं, N फैक्टोरियल, और यहां पर R की जगह N रखेंगे, N माइनस N फैक्टोरियल। तो ऊपर तो N फैक्टोरियल, N माइनस N 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, मैंने बताया था। डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई यूज नहीं है। N फैक्टोरियल इसका आंसर आता है। सबको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. PN1 की वैल्यू क्या होती है जरा देखते हैं। ऊपर N फैक्टोरियल, नीचे N माइनस 1 फैक्टोरियल। और आपको ये बात याद होगी, N फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल। याद है मैंने बताया था फैक्टोरियल के नोटेशन में? Yes, sir. फैक्टोरियल के नोटेशन में मैंने बताया था N फैक्टोरियल इज इक्वल टू N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल। यस, क्लियर है ये बात? सबको ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने n फैक्टोरियल की जगह n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा। नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, ऊपर नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होकर आंसर कितना आ रहा है? n। N. तो अब हमें याद हो गई PN1 की वैल्यू कितनी होती है सर? n। PNN की वैल्यू कितनी होती है सर? n फैक्टोरियल। PN0 में क्या रखेंगे सर? n फैक्टोरियल, n माइनस 0 का मतलब n फैक्टोरियल ऊपर नीचे कैंसिल होगा, आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन यहां पर लिखा है, इफ PN2 इज इक्वल टू 110 फाइंड n। अगर PN2 की वैल्यू 110 है तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं अलग पेज पर जाता हूं। लेट्स सी, मैं एडिशनल पेज में यहां ले लेता हूं। PN2 की वैल्यू 110 है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर? n की वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना बेटा, फॉर्मूले में लगाओ। अब यहां एक देखो शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 110। कुछ बच्चे तो यहीं आकर अटक जाते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे? हमें n फैक्टोरियल तो पता नहीं, अब नीचे ऊपर कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं है, देखिए ऊपर वाला n फैक्टोरियल को लिख रहा हूं n, एक कम करो n माइनस 1, एक और कम करो n माइनस 2, अब फैक्टोरियल लगाओ। जैसे 5 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5 इंटू 4, अब 3 इंटू 2 इंटू 1 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख रहा हूं। कर सकता हूं नहीं बेटा? ऐसे कर सकता हूं ना ऐसे? 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 इंटू बाकी आगे जो बचता है 3 इंटू 2 इंटू 1, उसकी जगह मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. इसी तरह मैंने यहां n फैक्टोरियल को लिखा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। और क्यों किया आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 2 का फैक्टोरियल है और ये ऊपर और नीचे कैंसिल। ठीक है? Yes, sir. अब सुनिए ध्यान से, n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 110। अब इसका आंसर कैसे निकालें? अब अगर आप इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, आपको पता है, फैक्टराइज कर या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। लेकिन मैं अब आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, यहां पर कोई फैक्टराइज नहीं करना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना, और बहुत शॉर्टकट से, बहुत आसानी से हम यहां n की वैल्यू निकाल सकते हैं। बता दूं शॉर्टकट का यूज करके? चलो शॉर्टकट बताऊं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर जो ऑप्शन दिया होगा ना उसको रख देंगे n की वैल्यू में। हाँ, एक बच्ची ने तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया कि सर जो ऑप्शन रखी होगी वो n की वैल्यू रखकर आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक और शॉर्टकट बताता हूं, ये तो है ही है। ये ऑप्शन तो हमारी हमेशा अवेलेबल होती है कि जब हमारा आंसर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है तो फिर ऑप्शन 4 जो दी हुई होंगी
उसमें से वो ऑप्शंस रखकर वेरीफाई करेंगे कि कौन सी ऑप्शन सही है। ये भी एक ट्रिक है और इस ट्रिक को मैं नाम देता हूं बैक ट्रैक, जिस पर मैं कभी डिस्कशन जब मौका आएगा भी हम करेंगे डिटेल में। चलो अब एक दूसरी ट्रिक जो मैं यहां बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। इस एन के एक्सप्रेशन के अंदर एन एक होल नंबर है और होल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होता, होल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, होल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। और एन की वैल्यू यहां जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर जीरो होती तो जीरो इंटू एवरीथिंग विल बी जीरो। अगर देखो एन की वैल्यू यहां जीरो रखूंगा तो सारा आंसर जीरो आना चाहिए, और ये तो जीरो नहीं है, तो 110 है, तो एन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कोई नेचुरल नंबर होगी। अब आगे की बात गौर से देखिए, ये एन है और ये एन -1 है, इसका मतलब इन दो नंबर में एक का डिफरेंस है, इन दो नंबर में एक का डिफरेंस है, ये दोनों नेचुरल नंबर हैं, दोनों नंबर में एक का डिफरेंस है, तो एक नंबर एक बड़ा है, दूसरा नंबर एक छोटा है। अब आपने आपसे एक सवाल करिए, ऐसे दो नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो, नेचुरल नंबर लगातार हो, उनमें एक का डिफरेंस हो और दोनों का प्रोडक्ट 110 हो, तो क्या हो सकता है वो? 11 into 10। एक 11 एक 10, सिंपल। बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब एक नंबर 11 होना चाहिए, एक नंबर 10 होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 11 रखूंगा तो यहां 11 - 1 10, यहां n की वैल्यू 11, 11 - 1 10, और 11 और 10 का मल्टीप्लीकेशन 110 बनता है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मैंने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, बोलो बेटा, बात समझ में आई? कितना आंसर आ रहा है आपका? 11? n की वैल्यू 11 कितनी आ गई? n की वैल्यू 11, 10 नहीं 11। 11. बेटा बात समझ में आई? देखो n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 11 रखता हूं, 11 - 1 10, यहां पर 11, यहां पर 10, 11 10 110, आंसर 110 आता है। तो n की वैल्यू 11 आंसर आएगा, 10 आंसर नहीं आएगा। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 10 रखेंगे तो यहां 10 - 1 9 हो जाएगी, और 10 9 90 आंसर होगा, 90 आंसर नहीं है। Yes, sir. ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir, आगे दीपक, मेरा क्या आ सक्षम, गया? 11? प्रियंका, मधु, सब सुन रहे हैं? विवेक? Yes, sir. Yes, sir, yes, Yes, sir. sir. तो चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब परमुटेशन का क्या मीनिंग है, परमुटेशन का फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां परमुटेशन अप्लाई होता है, ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो Yes, sir. आगे की एक बात और करते हैं, आगे की एक बात और करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं एक और पेज ऐड कर रहा हूं। अभी हमने जो परमुटेशन किया है, इस परमुटेशन के अंदर हमने जो फॉर्मूला लगाया है PNR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इस पर बेस्ड अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे करवाया था। ABC 3 लेटर्स हैं, 3 में से 2 लेटर सेलेक्ट करके वर्ड बनाना है। वर्ड AB, वर्ड BA हो सकता था, ACCA कोई भी वर्ड हो सकता है, BCCB कोई भी वर्ड हो सकता है। 6 तरीके से वर्ड बन गया, हमारा आंसर आ गया था। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. अब सुनिए आगे की बात जो मैं इसमें ऐड ऑन कर रहा हूं। मैं अब आपसे कहता हूं A, B, C, मेरे पास 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर में से 2 लेटर एट अ टाइम चूज करके वर्ड बनाना है। 4 में से कितने लेटर दो एट अ टाइम यूज करने? 2 लेटर चूज करके वर्ड बनाना है। कितने तरीके से ये वर्ड बनाया जा सकता है, तो जरा बोर्ड पे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, आपके दरवाजे पर खड़ा है, उसको वेलकम करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। अब यहां इस क्वेश्चन में एक फर्क क्या पड़ गया कि मैंने इस ए को 2 बार लिख दिया बेटा। तो Yes, अब sir. सुनिए, एक होता है क्वेश्चन में कुछ आइटम्स ऑलरेडी रिपीटेडली गिवन हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। एक होता है रिपीटिशन इज अलाउड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कहूं ABC 3 लेटर्स हैं, आपको 3 लेटर्स में से 2 लेटर एट अ टाइम यूज करके वर्ड बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है। तो ये कॉन्सेप्ट जिसमें रिपीटिशन अलाउड है अलग है, और ये कॉन्सेप्ट जिसमें आइटम्स रिपीटेडली गिवन है अलग है। समझ में आ रहा है फर्क? समझ में आ रहा है?
Yes, sir. यस सर। बच्चों फर्क समझ में आ रहा है? Yes, sir. बेटा यहां अगर हाँ, फर्क सर, समझ में नहीं आया है तो बहुत चांसेस है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन में गलती करोगे। फिर सुन लो। मैंने कहा एबीसी 3 आइटम्स हैं, इनमें से 2 लेटर एट अ टाइम यूज करके आपको वर्ड बनाना है। रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है, वर्ड बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर आइटम ए बी सी गिवन एक एक बार ही है। हां, आपको परमिट कर दिया कि एक से ज्यादा बार आप यूज कर सकते हो। इस दूसरे केस के अंदर, केस फर्स्ट, केस सेकंड, दूसरे केस में उसने आपको रिपीटिशन अलाउ नहीं किया। उसने कहा 4 आइटम्स हैं ए बी सी, इनमें से कोई भी 2 एट अ टाइम यूज करके वर्ड बनाना है। अब क्योंकि बी एक बार है तो एक ही बार यूज करेंगे, सी एक बार है एक ही बार यूज करेंगे। आप अपनी तरफ से रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने रिपीटिशन अलाउ नहीं किया है। हां, ए 2 बार है तो आप ए 2 बार यूज कर रहे हैं, ये आप अपनी तरफ से रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में आइटम रिपीटेडली गिवन है, इसलिए आप 2 बार यूज कर सकते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड नहीं हुआ है, बट कोई आइटम रिपीटेडली गिवन है इसलिए आप उसको रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। दोनों केसेस में फर्क समझ में आया आपको बेटा? Yes, sir. यस सर। यस, एब्सोल्युटली। तो अभी मैं केस सेकंड की बात कर रहा हूं जिसमें आइटम रिपीटेडली गिवन होती है। अगर अब मुझसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें से 4 में से कोई भी 2 लेटर यूज करके वर्ड बनाना है, तो अब इसका आंसर होगा P4 डिवाइडेड बाय सुन लीजिए ध्यान से। 4 क्यों लिया? ए बी सी 4 आइटम है। 2 क्यों लिया? एट अ टाइम इसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। अब डिवाइड कर रहा हूं, सुन लीजिए कैसे डिवाइड करूंगा, क्यों डिवाइड करूंगा। सी कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 1 फैक्टोरियल, इनटू बी कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 1 फैक्टोरियल, इनटू ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 2 फैक्टोरियल। ये होगा इसका आंसर। समझ में आ गई बात बेटा? Yes, sir. शाबाश। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालता हूं इसका, सो P42, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। P42 का मतलब फैक्टोरियल 4 में से 2 गया, फैक्टोरियल 2 होल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ऊपर फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, डिवाइडेड बाय ये भी 2, 24 को 2 से डिवाइड करा 12/2, आंसर आया 6। 6 तरीके से 2 लेटर का वर्ड बन सकता है, 6 तरीके से। आ गई बात समझ में? डिवाइड क्यों? अरे कौन से 6 तरीके? यही वाले 6 तरीके होंगे बेटा। हाँ, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. अब आपको ये नहीं पता कि ये ए जो आया है, ये ए जो आया है, ये जो ए है जहां मैं डॉट लगा रहा हूं, ये कौन सा वाला ए है? ये ए है या ये है? अरे कोई भी ए हो, ए बी ही पढ़ा जाएगा, चाहे उसमें लेटर ए ये यूज हुआ है, चाहे लेटर ए ये यूज हुआ है। आ गई मेरी बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर सबको समझ में आया? डिवाइड क्यों किया है? ये नहीं आया। डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहां पर 2 आइटम ऑलरेडी रिपीटेडली गिवन हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया है। आ गई बात समझ में? तो फॉर्मूला ये कहता है जब अगर क्वेश्चन में ही रिपीटेशन दी हो तो हम डिवाइड करेंगे। शाबाश, बिल्कुल सही। अगर क्वेश्चन में कुछ आइटम्स रिपीटेडली गिवन होंगे तो फिर हम उस आंसर को डिवाइड करेंगे। सी 1 बार था, 1 फैक्टोरियल, बी 1 बार डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ए 2 बार डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जाहिर है 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है और 1 से डिवाइड करने से कोई यूज नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मेन चेंज किसकी वजह से आया? ए 2 बार था, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने की वजह से। और आपको मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया। आंसर 6 आ रहा है ना? तो मैंने कहा बेटा इसका आंसर 6, यहां पर ये हो गया। ये रहे 6 तरीके जिनसे ए बी सी, ए सी ए, सी बी, ये 6 तरीके हैं जिससे हमने ये वर्ड बना लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो डॉटेड ए है, ये ए कौन सा इस्तेमाल हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ रहा, ये वर्ड ए बी ही पढ़ा जाएगा। आ गई बात समझ में? Yes, sir. शाबाश। अब सबको क्लियर हो गया कि क्वेश्चंस में आइटम रिपीटेडली गिवन का क्या मतलब होता है। बेटा देखो, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते में आपको ध्यान रखना होता है कि क्या कहा जा रहा है।
चलो अब इस कॉन्सेप्ट पर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज एक क्वेश्चन देता हूं, मैं ऐड ऑन कर देता हूं। मैं कहता हूं एग्जामिनेशन, इसके सारे वर्ड यूज करके, सारे लेटर्स यूज करके वर्ड बनाना है। कितने तरीके से वर्ड बन सकता है? तो सारे के सारे लेटर्स इसके यूज करके वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कितने लेटर्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है ना। यस सर। यस सर। तो अब इसके 11 के 11 लेटर्स गिवन है 11, एन की वैल्यू 11, लेने एट अ टाइम कितने 11, आर की वैल्यू भी 11। तो ये आंसर क्या शो करेगा? इसके सारे परमुटेशंस जिससे ये सारे 11 के 11 लेटर्स यूज करके वर्ड बन सकता है। लेकिन ये आंसर अभी इनकम्प्लीट है। क्यों? ए कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 बार। 2 बार। आई भी 2 डिवाइडेड बार। बाय 2 फैक्टोरियल। शाबाश। एन कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 बार सर। 2 बार डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। आई कितनी बार आ रहा है इसमें? 2 बार। आई भी 2। 2 बार डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब बता, कोई और आइटम तो रिपीट नहीं हो रहा? नो नो सर। सर। बाकी सब 1 है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, वो तो क्लियर है। तो अब ये आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जामिनेशन के 11 के 11 लेटर एट अ टाइम यूज करके वर्ड कितने तरीके से बन सकता है, दिस इज द फाइनल आंसर। आ गई बात समझ में? यस सर। शाबाश शाबाश। Yes, वापस sir. आता हूं अपने उसी कॉन्सेप्ट पर जिस पर मैं अभी चल रहा था। इतनी बात समझ में आई परमुटेशन का इसका क्या मतलब है? यस सर। यस सर। तो अब Yes, ये sir. केस सेकंड कौन सा केस था बच्चों? केस सेकंड कौन सा केस था? आइटम्स आर रिपीटेडली गिवन। समझ में आया? हेलो, यस सर। शाबाश। अब मैं केस फर्स्ट पर आ रहा हूं। आइटम्स आर नॉट रिपीटेडली गिवन, बट आपको रिपीटेशन अलाउ कर दिया है। केस फर्स्ट, ए बी सी 3 आइटम्स हैं, 3 लेटर्स हैं, इसमें से 2 लेटर एट अ टाइम यूज करके वर्ड बनाना है और रिपीटेशन अलाउड है। कितने तरीके से वर्ड बनाया जा सकता है? तो आप सुन लो ध्यान से। जब रिपीटेशन अलाउ करे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। जब वो आपको परमिट करते कि आप आइटम को रिपीट कर सकते हैं कितनी बार भी, तो फिर ये परमुटेशन का फॉर्मूला यूज नहीं होगा। परमुटेशन का ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला ये कब यूज होंगे? जब आइटम आप एक बार यूज करें। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। तो यहां भी मैंने आइटम एक ही बार यूज किया है। ये ए एक बार, ये भी ए एक बार। अब अगर ए 2 बार मैंने कहीं यूज करूंगा तो इसका यह मतलब होगा ए है ही 2 बार। मैंने तो एक एक बार यूज किया है ना। बी एक बार है तो एक बार यूज कर रहा हूं, सी एक बार है तो एक बार यूज कर रहा हूं। ये दोनों फॉर्मूले कब यूज करूंगा? जब आइटम्स, हम हर आइटम को एक बार यूज करेंगे, अपनी तरफ से रिपीटेशन अलाउ नहीं करेंगे। ओके सर। शाबाश शाबाश। अब मैं केस फर्स्ट में समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको आइटम दी तो एक एक ही है, लेकिन आपको परमिट कर दिया रिपीटेशन अलाउड है, तो रिपीटेशन अलाउड के केस के अंदर यह फॉर्मूला फिर आप यूज नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? अब कैसे Yes, sir. करेंगे इस क्वेश्चन को? जरा Yes, ध्यान sir. से सुनते हैं। मैं आता हूं इसी क्वेश्चन पर। केस 1, ए बी सी 3 आइटम है, इसमें से 2 लेटर एट अ टाइम यूज करके वर्ड बनाना है। रिपीटेशन इज अलाउड। उसने कह दिया आप रिपीट कर सकते हैं। अब अगर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर आपका 6 आएगा, जबकि 9 तरीके से वर्ड बन सकता है। कैसे? गौर से देखिए। 6 तो यही होगा, यस सर। ए बी बी सी सी, 3 तरीके ये भी हो गए। 6 और 3 कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को मैन्युअली किया है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा वो मैं बताऊंगा। फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा वो मैं बताऊंगा। मैंने अभी इस क्वेश्चन को मैन्युअली सॉल्व किया है। क्वेश्चन ये था, ए बी सी 3 लेटर्स हैं, इसमें से 2 लेटर एट अ टाइम यूज करके आपको वर्ड बनाना है। रिपीटेशन अलाउड है। 6 और 3 9 तरीके से वर्ड बन गया, जहां मैंने रिपीटेशन अलाउ कर दिया था, रिपीट आइटम कर दी थी। क्लियर हो गया ये? यस अब सर। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ध्यान से देख लीजिए। व्हेन आइटम्स आर अलाउड टू रिपीट, आपको परमिशन दे दी है, रिपीटेशन कर सकते हैं आप, तो आंसर इसका होता है परमुटेशन का इज इक्वल टू
n रेज टू द पावर r। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? कब यूज करेंगे? जब आपको परमिट कर दिया आइटम रिपीटेडली यूज कर सकते हो। अब बताओ n की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। n की वैल्यू कितनी थी यहां पर? 3। और r एट अ टाइम कितने लेने थे? 2। तो 3 का स्क्वायर का आंसर क्या आता है? 9। तो आपने देखा 9 तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरीके से वर्ड बन गया। क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश शाबाश। अरे यार कुछ खुशी की सांस ली नहीं ली? अंकिता, प्रियंका, विवेक, ज्योतिका, सक्षम, बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने बहुत बारीक कॉन्सेप्ट इसलिए समझाया क्योंकि बेटा अगर मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पर आऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कई सारे बच्चे फिर अटकेंगे कि सर ये आंसर कैसे निकाला। तो मुझे थोड़ा सा डेप्थ में जाने की जरूरत पड़ी। मैं चाहता हूं डेप्थ में ना जाऊं, लेकिन कभी कभी जरूरत होती है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिना जो है वो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। क्लियर हो गई ये बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ जाए, अब क्वेश्चन पर आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो अब आप स्मार्ट बच्चे बन गए। आई होप नाउ यू ऑल आर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। लेट अस स्टार्ट विथ दिस वन। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक विच आर 4 डिजिट नंबर्स? पहला ऑप्शन, पहला पार्ट क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट 4 डिजिट इवन नंबर। तो इन डिजिट्स को यूज करके आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यह है पहला क्वेश्चन। अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहला आप क्वेश्चन पढ़ के यह पता लगाएंगे कि यह परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का। तो बताओ किसका क्वेश्चन है? Permutation. परमुटेशन का। इसलिए क्योंकि मैं परमुटेशन पढ़ा रहा हूं। क्यों है परमुटेशन का क्वेश्चन? क्योंकि सर परमुटेशन ही तो पढ़ा रहे हो। ऑर्डर मैटर करता है। अरे बच्चों अभी मैंने क्या बताया था भाई, क्या बताया था? इसमें नंबर ना बनाना choose करना है, arrange नहीं नंबर करना है। बनाना है। गौर से देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। आपने बताया था नंबर। मैंने बताया था वर्ड बनाने में, नंबर बनाने में, ऑर्डर में लगाने में, सीक्वेंस में लगाने में, फोटो खिंचाने में, इन सब में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन पढ़कर पता लगाना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नंबर बनाना है। फौरन दिमाग में आना चाहिए अरे ये तो परमुटेशन का क्वेश्चन है। आ गई बात समझ में? Yes, तो sir. इसलिए नहीं क्योंकि सर Yes, sir. परमुटेशन करा रहे हैं सर, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है आपको नंबर बनाना है और नंबर बनाने में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। अब क्लियर हो गई बात? Yes, sir. तो Yes, sir. जब भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे स्टेप नंबर 1 आपको डिसाइड करना होगा ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन या ये कॉम्बिनेशन का है। स्टेप नंबर 2। अब परमुटेशन के इस क्वेश्चन के अंदर हर आइटम यूनिक है या रिपीटेडली गिवन है? यूनिक है। यूनिक है। रिपीटेशन अलाउ किया है या नहीं किया है? कुछ नहीं बोला। बोला शाबाश। जब वो आपसे कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। Not allowed. शाबाश। Okay, जब sir, तक okay. क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं बोलेगा रिपीटेशन के बारे में, इट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जब भी वो आपको परमिट करेगा रिपीटेशन अलाउ, तो वो एक्सक्लूसिवली स्टेटमेंट में लिखेगा कि रिपीटेशन इज अलाउड। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन इज अलाउड, ऐसे बोलेगा वो। अगर उसने रिपीटेशन अलाउ एक्सक्लूसिवली स्टेटमेंट में नहीं दिया, अलग से नहीं लिखा, तो ये माना जाएगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। Allowed. आ गई बात समझ में? तो आप जरा मेरे कॉन्सेप्ट पर जाइए, दिमाग लगाइए। मैंने क्या बताया था? आइटम यूनिक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं किया तो फॉर्मूला लग सकता है। परमुटेशन के फॉर्मूले लग सकते हैं। अरे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पीएनआर वाला ही तो फॉर्मूला लगेगा बेटा। क्या फॉर्मूला कहता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। अब सुनो, ये फॉर्मूला आंख बीच के नहीं लगाना है हमें। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन में एक जगह प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, पार्ट है 4 डिजिट का नंबर। अगर मैं ब्लाइंडली फॉर्मूला लगा दूंगा तो एक जगह गलती हो जाएगी, और वो गलती कहां होगी मैं समझा रहा हूं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। लीजिए सर 4 डिजिट आपकी स्क्रीन पर, मैं यहां पर 4 प्लेसेस मैंने बना दी।
तो नंबर अगर मैं पढ़ता हूं तो ऐसे इस तरह से पढ़ता हूं, ये यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, ये 100 डिजिट, ये 1000 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर बनाया जाता है। सच्ची सच्ची बताओ, अगर यहां पर 0 आ जाए और कोई भी 3 डिजिट यहां आ जाए 3, 5, 6, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर माना जाएगा? नो सर। नहीं माना जाएगा ना। अगर मैं ब्लाइंडली ये फॉर्मूला लगा देता तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो आंसर आता उसमें 4 डिजिट के वो नंबर भी होते जो वाकई में 4 डिजिट के नहीं हैं बल्कि 3 डिजिट के हैं, क्योंकि उसमें यहां 0 आ रहा होगा और ऐसे नंबर भी इसकी काउंटिंग में आ जाते। आ गई बात समझ में? एक बच्चा कहता सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 डिजिट्स हैं, 7 में से 4 एट अ टाइम लेना है, एन की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 4। आपने सर फॉर्मूला क्यों सीधा सीधा नहीं लगाया? क्यों नहीं लगाया? रीजन समझ में आ गया? Yes, sir. परमुटेशन का क्वेश्चन का मतलब कतई ये नहीं होता कि बस आप आंख मीच के फॉर्मूला लगा दो। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। आप क्या देखना है क्वेश्चन में, सुन लो कॉन्सेप्ट की बात, कॉन्सेप्ट की बात। क्वेश्चन को पढ़कर आपको यह पता लगाना है कि किस प्लेस पर कंडीशन है। क्या मतलब है सर? किस प्लेस पर कंडीशन है, इसका क्या मतलब है? कंडीशन यहां इस प्लेस पर है और कंडीशन यह है कि यहां 0 नहीं आना चाहिए। जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो, आपने डिसाइड कर लिया परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, आपने देख लिया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप समझ गए पीएनआर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप आपको जो पहचानना है वो ये देखना है क्या कोई प्लेस ऐसी है जहां पर कोई कंडीशन आ रही है। क्वेश्चन नहीं बोलेगा, आपको खुद समझना होगा। यहां इस क्वेश्चन को पढ़कर मैंने समझ लिया कि 0 यहां नहीं आना चाहिए, इस प्लेस पर कंडीशन है, कंडीशन इज दैट 0 इज नॉट अलाउड हियर। समझ में आ गई बात? Yes, sir. बात समझ में आई बच्चों? तो आपको यह भी पहचानना है किस प्लेस पर कंडीशन है। जिस प्लेस पर कंडीशन होती है उसको हमें माइंड में रखना होता है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 1 करोड़ रुपए की बात, 1 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं। जिस प्लेस पर कंडीशन हो सबसे पहले उसी प्लेस को फिल करो। जिस प्लेस पे कंडीशन हो सबसे पहले उसी प्लेस को फिल करो। क्या मतलब है इसका? पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं। सर 4 डिजिट का नंबर बनाना था, 4 डिजिट के नंबर में यहां 0 नहीं आना चाहिए, इस प्लेस पर कंडीशन है, तो सबसे पहले मैं इसी प्लेस को फिल करूंगा मैं। और देखो कैसे फिल करूंगा। मैंने ये समझ लिया कि 0 यहां नहीं आना चाहिए, तो सर 0 छोड़ दो। 0 छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके। 6 तरीके तो 6 में से कोई भी एक, कैसे लिख रहा हूं? P61, P मींस परम्यूटेशन, 6 डिजिट हैं, इनमें से कोई भी एक इस प्लेस पे फिल करूंगा और इन 6 डिजिट में 0 इंक्लूड नहीं किया मैंने। आगे बात समझ में? यस सर। अब मैंने Yes, एक sir. प्लेस फिल कर दी, 3 प्लेस अभी बची हैं। 6 में से एक डिजिट यहां पर आ गया, जो 6 में से एक डिजिट आया उसको छोड़ दो। अब यहां इसमें से कितने डिजिट बचे हुए हैं बेटा? 6। अरे 6 में से एक आ गया, उसको छोड़कर इन 6 में से कितने बचे हुए? 5। अब उसमें 0 भी इंक्लूड कर दो तो वापस कितने हो गए? 6 बज गए। वापस 6 हो गए। तो अब वापस जो 6 डिजिट हैं उनमें से कोई भी 3 इन 3 प्लेस पर आएंगे। 0 यहां आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। तो अब जो मेरे पास 1 से लेकर 6 तक में 5 डिजिट बचे हुए थे, उन 5 में 0 भी ऐड ऑन कर दिया तो वापस 6 डिजिट हो गए। उन 6 में से कोई भी 3 डिजिट यहां इस प्लेस पर मुझे फिल कर रहे हैं। सो 6 में से 3 P63, 6 में से 3 P63, ये है इन 3 प्लेस के लिए। तो अब मैंने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करा है। गौर से देखो, मैंने एक लाइन बनाई। इस लाइन से पहले इवेंट ए, इस लाइन के बाद में सारा का सारा इवेंट बी। इवेंट ए कैन अकर इन दिस वेज, इवेंट बी कैन अकर इन दिस वेज। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? टुगेदर दे कैन अकर इन दिस इनटू दिस वेज। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्यों लगाना है? क्योंकि सिर्फ 1 डिजिट लिखकर 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, सिर्फ 3 लिखकर 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। ए और बी, इन दोनों इवेंट्स को एक साथ लिखना है, यानी ये 3 डिजिट और ये 1 डिजिट, ये चारों के चारों एक साथ लिखेंगे, जब भी नंबर 4 डिजिट का माना जाएगा। आगे बात समझ में? मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? Yes, sir. तो अब इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना आता है। P61 का मतलब फैक्टोरियल 6,
6 माइनस 1 फैक्टोरियल 5, आंसर 6 ही आएगा, शाबाश। P6 का मतलब फैक्टोरियल C, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 6, फैक्टोरियल 6 को लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे भी x का एक 3 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल, कैंसिल, आंसर आया 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। कितना आंसर हो जाता है? कैलकुलेटर फटाफट जल्दी से मैंने ले लिया, यहां पर मेरे हाथ में कैलकुलेटर है। 6 720 आएगा सर आंसर। 5 इंटू 4, आंसर इज 720, शाबाश। 720। आपने देखा मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, एक एक चीज समझाई, एक एक बात बताई। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के पता लगाया परम्यूटेशन का है, कॉम्बिनेशन का, उसके बाद पता लगाया आइटम्स यूनिक है, रिपीटेडली गिवन है, उसके बाद पता लगाया रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, उसके बाद ये देखा किस प्लेस पर कंडीशन है, और जिस प्लेस पर कंडीशन होती है सबसे पहले उसी प्लेस को फिल करना है। यस सर। समझ में आ गई बात? यस Yes, सर। sir. चलो पार्ट बी पर आते हैं अब। 4 डिजिट इवन नंबर, 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है सर, तो 4 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनाया जाएगा? तो अब 2 प्लेस पर कंडीशन है। कितनी प्लेस पर बेटा? 2 प्लेस पर कंडीशन है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है और नंबर इवन होना चाहिए। 2 प्लेस पर कंडीशन है। कौन सी 2 प्लेस पर कंडीशन है सर? एक इस प्लेस पर कंडीशन है, एक इस प्लेस पर कंडीशन है। यहां कंडीशन यह है कि 0 नहीं आना चाहिए, और यहां कंडीशन यह है कि यहां 0 2 4 6। गौर से देखो, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। 0 2 4 और 6, ये वो डिजिट हैं जो इवन है। अगर 0 2 4 6 में से कोई एक डिजिट यहां आएगा तो पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर माना जाएगा। तो मेरी स्टार्टिंग देख रहा हूं मैं कैसे कर रहा हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने देखा कंडीशन कहां कहां है। कंडीशन यहां है, कंडीशन यहां है, इन 2 प्लेसेस पर कंडीशन है। तो कंडीशन वाली प्लेस को पहले पहचानना है और कंडीशन वाली प्लेस को पहले सॉल्व करना है। आ गई बात समझ में? यस सर। अब एक बच्चा ये डिसाइड करना चाहता है कि सर मैं कंडीशन 2 जगह है, पहले किसको फिल करूं, पहले यहां फिल करूं या पहले यहां फिल करूं? तो इसका आंसर सुन लीजिए ध्यान से, कैसे इस डिसीजन को कैसे लेना। एक एक स्टेप बेटा, ये वो ट्रिक्स हैं, ये वो टिप्स हैं जो किसी किताब में नहीं लिखी होती, लेकिन आप जब पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो ये टिप्स कैसे अप्लाई करनी है उसको मैं बता रहा हूं मैं। क्लियर है इतनी बात? Yes, sir. अब सुनो, Yes, sir. आपको ऐसा डिजिट पहचानना है जो दोनों कंडीशन में कॉमन है। कौन सा है वो डिजिट? 0। 0 यहां नहीं आना चाहिए, और 0 यहां आएगा तो इवन हो जाएगा। 0 है ना ऐसा? यस सर। तो सबसे पहले 0 को अलग कर लो, बाकी को अलग कर लो। तो अब मैं 0 के लिए क्वेश्चन अलग सॉल्व करूंगा, बाकी के लिए क्वेश्चन अलग सॉल्व करूंगा। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चलिए स्पेस बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में स्पेस, यहां पर अलग क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने आपके लिए, आ जाइए यहां पर आ जाते हैं। ठीक है, सबको नजर आ रहा है? Yes, तो sir. मेरे पास डिजिट थे 0 1 2 3 4 5 6। मुझे 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना था। तो 4 डिजिट का इवन नंबर कैसे बनाएंगे, इसको जरा सुन लीजिए। 4 डिजिट का इवन नंबर, इज दिस क्लियर? Yes, तो sir. 4 डिजिट का इवन नंबर मैंने अभी आपको बताया। 2 प्लेसेस हैं जहां पर कंडीशन इन्वॉल्व है, एक इस प्लेस पर कंडीशन इन्वॉल्व है, एक इस प्लेस पर कंडीशन इन्वॉल्व है। इन 2 प्लेसेस पर कंडीशन इन्वॉल्व है। ठीक है? Yes, sir. तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई करा 0 इन दोनों में कॉमन है। तो अब केस फर्स्ट, यहां पर 0 आ गया। इस प्लेस को फिल करने का एक ही तरीका है। अब जब यहां आ गया तो यहां नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 0 यहां पर आ गया। अरे भाई, ये लीजिए 0 यहां आ गया। सो P11 का मतलब एक ही डिजिट है, एक ही प्लेस है। 0 यहां आ गया, और जब 0 यहां आ गया तो यहां अब 0 नहीं आएगा। तो अब ये नंबर 0 यहां आ गया, इससे 2 चीजें इंश्योर हो गई। 0 यहां नहीं आएगा, एक इंश्योर ये हो गया, और 0 यहां आने से दूसरा इंश्योर हुआ, ये इवन नंबर है। ठीक है? Yes, अब sir. 0 छोड़कर 1 से लेकर 6 तक 6 डिजिट हैं। उन 6 में से कोई 3 यहां आएंगे, 6 में से कोई 3 इंटू मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। Yes, sir. ये इवन नंबर होंगे, 4 डिजिट के होंगे, लेकिन ऐसे इवन नंबर होंगे जिनका यूनिट डिजिट 0 है। केस सेकंड, अब केस सेकंड में देखिए,
अब 0 यहां नहीं आना चाहिए, और यहां पर 0 के अलावा अब 2 4 6 आना चाहिए, क्योंकि 0 वाले सारे नंबर, सारे केसेस हो चुके। 2 4 एंड 6, यहां 2, यहां 4 या 6। तो अब जरा देखिए 2 4 6, इन 3 में से कोई एक यहां पर आएगा। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? P31, 3 में से कोई एक। यहां कंडीशन थी, यहां फिल कर दिया। अब कंडीशन यहां है कि 0 नहीं आना चाहिए। अब इसको फिल कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। 0 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर हैं उनमें से एक यहां पर आ गया, उसको छोड़ दो, और 0 को भी छोड़ दो। कितने नंबर बचे? 5 बचे बेटा। तो उन 5 में से कोई एक यहां पर आएगा। आ गई मेरी बात समझ में? Yes, sir. बेटा बात समझ में आई? Yes, sir. शाबाश। फिर सुनो, देखो मैं क्या कह रहा हूं। एक डिजिट यहां गया, उसे छोड़ दो। 0 नहीं आना चाहिए यहां पर, उसे भी छोड़ दो। तो इसमें से 2 डिजिट आपने छोड़ दिए, 0 छोड़ा, और जो यहां डिजिट आ गया उसको छोड़ दिया। 7 में से 2 डिजिट छोड़े, आपके पास 5 डिजिट बचे हुए हैं। उन 5 में से कोई एक यहां पर आएगा। क्लियर हो गया? अब आपके पास Yes, sir. 7 में से 2 डिजिट आ गए। अब 7 में से कितने डिजिट बचे हुए? 5 डिजिट फिर से बचे हुए, 0 इंक्लूड कर लो। 5 बचे हुए ना बेटा। अरे एक यहां पर आ गया, एक यहां पर आ गया। अब 2 डिजिट यूज हो गए। इन 7 में से 5 डिजिट अभी आपके पास बचे हैं, और प्लेस कितनी खाली है? 2. तो 5 में से 2 डिजिट यूज करने हैं, इनटू मल्टीप्लाई करा। ये आंसर होगा वो सारे इवन नंबर जहां 2 4 6 यहां पर आ रहा होगा। आ गई बात समझ में? चलो, तो आप इसका आंसर निकालेंगे। फैक्टोरियल 6 में से 3 गया, फैक्टोरियल 3, और P11 का मतलब तो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 6 5 इंटू 4 अपॉन इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन का 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 120। अब इसको सॉल्व करते हैं। P51 का मतलब 5, P52 का मतलब फैक्टोरियल 5, अपॉन 5 में से 2 गए फैक्टोरियल 3, और यहां P31 का मतलब फैक्टोरियल 3, अपॉन 3 में से 1 गया फैक्टोरियल 2। क्लियर है इतनी बात? तो अब फैक्टोरियल 3 ऊपर नीचे कैंसिल, ये आया 5, और 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। ठीक है? और नीचे है आंसर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 120 से कैंसिल करा 60 इंटू 5 300 और 120 को ऐड करा, आंसर कितना आया? 420। 420. तो 4 डिजिट का इवन नंबर कितने तरीके से बन सकता है बेटा? 420 तरीके से बन सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सबको क्लियर है? Yes, sir. शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा एक क्वेश्चन पर और चलते हैं आगे। मैंने एक स्लाइड और तैयार कर रखी है। एक क्वेश्चन परम्यूटेशन का और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर और प्रैक्टिस हो जाए। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बिगिनिंग विद ई एंड एंडिंग विद एन? ई से स्टार्ट हो, एन पर खत्म हो, ऐसा वर्ड बनाना है इसके सारे लेटर्स को यूज करके। तो अब ध्यान से सुनो बेटा, एग्जामिनेशन में 11 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के 11 लेटर्स यूज करने और सारे के सारे लेटर यूज करके वर्ड बनाना है। लेकिन पार्ट ए की बात कर रहा हूं मैं, अब पार्ट ए की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पार्ट ए ये कह रहा है लेटर ई से स्टार्ट हो और एन पर एंड हो। ई से स्टार्ट हो, एन पर एंड हो। तो आपने इन प्लेसेस को तो फिक्स कर ही दिया। क्वेश्चन ने आपको ई और एन को लेकर कोई चॉइस दी नहीं, क्वेश्चन ने अपनी तरफ से ई और एन को फिक्स कर दिया। तो अब आप एग्जामिनेशन के सारे लेटर्स में से ई और एन को छोड़कर बाकी सबको आगे पीछे रिशफल कर सकते हैं, ई और एन को कुछ नहीं कर सकते। तो इसका यह मतलब हुआ कि आप परमुटेशन 11 लेटर्स का नहीं कर रहे, 9 लेटर्स का कर रहे हो, क्योंकि ई और एन में तो आप कुछ कर ही नहीं रहे। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा? मेरी बात समझ में आ रही है? ई और एन, इन 2 लेटर्स के अंदर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इन 2 लेटर्स के अंदर आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ 9 लेटर्स जो बीच के हैं, उन 9 के 9 लेटर्स को यूज करके इस पूरे वर्ड को फॉर्म करेंगे, जिसमें ई से
वर्ड बिगिन कर रहा है और एंड से वर्ड एंड कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही, मेरा फोन फिर से जो है आपकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन आई बिलीव, आई होप ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड विद मी। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. चलिए मैं क्वेश्चन कैरी ऑन करता हूं, अभी शायद आवाज आना शुरू हो जाए। तो क्वेश्चन इज, ई को आपने फिक्स कर दिया, एन को आपने फिक्स कर दिया, ई और एन को छोड़ देते हैं। एग्जामिनेशन के बीच के सारे लेटर्स कितने हैं सर? 9 लेटर्स। तो परमुटेशन 9 लेटर्स का है, 11 लेटर का यहां पर नहीं है। आपका क्वेश्चन बन जाएगा P99। 9 के 9 लेटर्स को आगे पीछे बीच में अरेंज करना है। टोटल ई और एन को छोड़कर 9 लेटर्स हैं और एट अ टाइम सारे के सारे 9 लेटर्स आपको लेने हैं। यस, नाउ आई कैन लिसन टू यू, द वॉइस इज ऑडिबल नाउ। तो P99, 9 के 9 सारे के सारे लेटर्स यूज करके मैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, क्या इस क्वेश्चन में आइटम्स रिपीटेडली गिवन है? Yes, sir. Yes, sir. यस, Yes, डिवाइड Yes, sir. करने से। एन कितनी बार आ रहा है सर? 2 बार. 2 बार। दो 2 बार। फैक्टोरियल। आई कितनी बार आ रहा है I 2 सर? बार। 2 बार। 2 2 बार। फैक्टोरियल। A 2 ए बार. कितनी बार आ रहा है सर? 2 बार। 2 फैक्टोरियल। Right. बाकी सारी आइटम 1 1 है, 1 1 1 1 सिंप्लीफाई कर देंगे तो इसका आंसर होगा 9 फैक्टोरियल। P99 को सॉल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल आएगा। नीचे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर आया 8। दिस इज द फाइनल आंसर, जो कि बहुत बड़ा आंसर होगा। तो वो सारे वर्ड जो ई से बिगिन करें, एन पर एंड करें, उन सबकी काउंटिंग ये रही। बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. पार्ट Yes, इज, पार्ट इज Yes, सबको sir. क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब पार्ट बी क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए पार्ट बी को। ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। एग्जामिनेशन के सारे लेटर्स को यूज करके वर्ड बनाना है, इतनी बात तो उसने शुरू में कह ही दी। पार्ट बी आगे एड ऑन कर रहा है, ऑल वोवेल्स आर टुगेदर। तो अब मैं पार्ट बी की बात कर रहा हूं, ये था सोल्यूशन पार्ट ए का। अब पार्ट बी की बात कर रहा हूं, सारे वोवेल एक साथ होने चाहिए। तो अब जरा देखते हैं मैं वोवेल्स को एक साथ कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये एक नया क्वेश्चन हो गया, नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनेशन में ई, एक्स ए आया, आई आया, ए 2 बार है ना तो 2 बार लिख देते हैं। फिर आई भी 2 बार है, 2 बार लिख देते हैं। फिर ओ कितनी बार है सर? 1 बार। आई होप और कुछ नहीं आया। ई ए आई ओ, यस। एग्जामिनेशन के सारे वॉवल्स उनको मैंने एक साथ कर लिया। ये सारे वॉवल्स को एक साथ करने के बाद एक फिक्टिशियस बॉक्स, नकली बॉक्स, इमेजिनरी बॉक्स जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने अभी इनको एक बॉक्स के अंदर भर दिया, एक बॉक्स में लगा दिया। तो अब इस बॉक्स में लगाने का मतलब यह है कि मैं इस बॉक्स को एक ही साथ उठाऊंगा तो सारे वॉवल्स एक साथ कहीं पर भी जाएंगे। तो सर इन वॉवल्स के अलावा अब जो लेटर्स बचे वो कौन से, जरा आगे लिख देते हैं। एक्स बचा, एम बचा, एन बचा 2 बार, और टी बचा, और कुछ बचा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस, ठीक है। एग्जामिनेशन के सारे वॉवल्स को एक साथ करने के बाद एक फिक्टिशियस, एक नकली, एक इमेजिनरी बॉक्स में मैंने बंद कर दिया। अब इस बॉक्स को मैं एक आइटम काउंट करूंगा, इस बॉक्स को एक आइटम काउंट करूंगा, और ये एक आइटम पूरी की पूरी एक साथ उठकर कहीं भी एक्स और एम के बीच में, एम और एन के बीच में, कभी शुरू में, कभी लास्ट में, कभी इधर कभी उधर, ये पूरी एक आइटम उठकर जब एक साथ जाएगी तो सारे वॉवल तो फिर एक साथ रहेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। चलो, तो अब जरा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं टोटल नंबर ऑफ आइटम काउंट कर रहा हूं। गौर से देखिए मेरी स्क्रीन पर 1 2 3 4 5 और ये पूरा बॉक्स 6। इस बॉक्स को मैं एक काउंट कर रहा हूं। क्यों एक काउंट कर रहा हूं? क्योंकि पूरा बॉक्स उठकर कहीं पर भी बीच में आएगा। तो ये 6 आइटम्स को मैं आपस में रीशफल करूंगा। टोटल आइटम है 6, एट अ टाइम कितनी लेनी है? 6। एन की वैल्यू भी 6, आर की वैल्यू भी 6, P66। आ गई बात समझ में? Yes, sir. तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें अभी 2 चीजें और बाकी हैं। पहली चीज,
इसके ये लेटर जो वॉवल हैं, मैं इनको आपस में भी तो आगे पीछे कर सकता हूं। ये पांचों रहे एक साथ, Yes, sir. लेकिन आगे पीछे हो Yes, जाएं, sir. क्योंकि वर्ड जो मैं पढ़ रहा हूं उस वर्ड को पढ़ तो शुरू से ही रहा हूं ना मैं। ये 11 लेटर्स को पूरा एक साथ ही तो पढ़ रहा हूं मैं, तो वर्ड में 11 के 11 लेटर्स पढ़े जा रहे हैं, तो इन वॉवल्स को एक साथ रखते हुए भी तो आगे पीछे कर सकता हूं। हो सकता है ओ पहले आ जाए, ये 2 ए, ये 2 आई और फिर ई बाद में आ जाए। ये पांचों वॉवल्स अभी भी एक साथ हैं, लेकिन वर्ड बदल जाएगा, क्योंकि वर्ड ओ से लेकर ए आई आई ई एक्स एम एन एन टी ऐसा पूरा वर्ड पढ़ूंगा मैं। तो ओ से वर्ड की रीडिंग स्टार्ट होगी, टी पर एंड होगी, तो पूरे वर्ड में पांचों वॉवल अभी भी एक साथ हैं, इवन दो ई और ओ ने अपनी प्लेस को चेंज कर दिया, तो वर्ड की काउंटिंग बढ़ गई, वर्ड बदल गया, वर्ड कुछ और बन गया। आ गई मेरी बात समझ में? तो सर पांचों वॉवल आपस में एक साथ रहते हुए भी तो रिशफल हो सकते हैं, तो इनटू मल्टीप्लाई करूंगा P55। P55 का मतलब 5 वॉवल हैं, एट अ टाइम 2 शफल नहीं करने, 3 नहीं करने, पांचों के पांचों करने। N की वैल्यू 5, R की वैल्यू भी 5, P55। इज दिस क्लियर? Yes, sir. सर 6 है ना? चलो अब इसको आगे मैं डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? ध्यान से सुनिए, इसको मैं आगे डिवाइड करूंगा। सर किससे box डिवाइड में तो करेंगे? 6 लेटर है ना, इसको सर? मैं डिवाइड करूंगा। सर ई कितनी बार आ रहा है? 6 है एक। ना? ए कितनी बार आ रहा है? सर ए 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। आई कितनी बार आ रहा है? 2 चैट फैक्टोरियल। बॉक्स में लिखो। और एन कितनी बार आ रहा है? 2 फैक्टोरियल। तो अब जो मैं डिवाइड कर रहा हूं वो इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि पूरे इन 11 लेटर्स के अंदर ए 2 बार, आई 2 बार, एन 2 बार, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसलिए मैंने डिवाइड किया। जब मुझे इस बॉक्स को 1 काउंट करना था तब मैंने इसको 1 काउंट करा और इसीलिए आंसर आया P66। लेकिन जब यहां पर आइटम 2-2 आ रही हैं, जब मैं पूरा 11 लेटर्स का वर्ड पढ़ूंगा तो लेकिन उस 11 लेटर्स के वर्ड में ए तो 2 बार काउंट होगा ना बेटा, आई तो 2 बार काउंट होगा, एन तो 2 बार काउंट होगा। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालूंगा। यह है आंसर, ऑल वॉवल्स आर टुगेदर का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। बेटा बात मेरी समझ में आ रही है सबको? चलो शाबाश, आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं सर। तीसरा पार्ट सी क्या कह रहा है? ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। पार्ट बी क्या था? ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। पार्ट सी क्या है? ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। अब इस पार्ट सी का आंसर आपका आया हुआ है। कैसे आया हुआ है जरा गौर से देखिए। पार्ट ए में उसने क्या कहा है? बिगिनिंग विद ई एंडिंग विद एन। पार्ट ए का आंसर आपने लिख लिया। पार्ट बी में क्या कहा है? ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, उसका आंसर आपने लिख लिया। अब सुनिए, अभी मैं आपसे कहता हूं एग्जामिनेशन के सारे लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाओ कैसे भी। इसको पार्ट डी कह देता हूं सपोज। पार्ट डी क्या है? ऑल पॉसिबल वेज, सारे पॉसिबल वेज जिनमें एग्जामिनेशन के 11 लेटर्स यूज कर रहे हैं। तो पार्ट डी का आंसर होगा P11 डिवाइडेड बाई एग्जामिनेशन में ए 2 बार 2 फैक्टोरियल, आई 2 बार 2 फैक्टोरियल, एन 2 बार 2 फैक्टोरियल। दिस इज पार्ट डी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बेटा बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। हेलो, यस सर। बात सबको क्लियर हो रही है? अरे वो आप इसको क्या? चलिए, Yes, तो sir. एग्जामिनेशन के 11 लेटर्स को यूज करके मैं कितने वर्ड्स बना सकता हूं कैसे भी, ये सारे तरीके पार्ट डी में। और पार्ट बी क्या कह रहा है? इनमें से वो तरीके जहां वॉवल्स टुगेदर हैं वो ये रहे। पार्ट डी क्या कह रहा है? डी पार्ट सारे तरीके, सारे पॉसिबल वेज। पार्ट बी क्या कह रहा है? वो वे जिसमें वॉवल्स टुगेदर हैं। तो जरा सोचिए, पार्ट सी का आंसर निकालने के लिए, पार्ट सी का आंसर निकालने के लिए डी में से बी का आंसर में माइनस कर दूंगा। डी क्या कह रहा है? ऑल पॉसिबल वेज, सारे पॉसिबल वेज, जितने तरीके से वर्ड बन सकता है सारे पॉसिबल वेज। और बी क्या कह रहा है? वो वे जिसमें वॉवल्स टुगेदर हैं। तो डी में से बी माइनस करूंगा तो आंसर जो बचेगा वो बचेगा जिसमें वॉवल्स नॉट टुगेदर है। बात समझ में आई? तो कई बार हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपकी आवाज मेरे तक Yes, नहीं आ रही, sir. फिर Yes, बीच में रुक sir. गई। मैं ट्राई कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं हेडफोन हटाकर लगाकर, बट आई कांट लिसन टू यू राइट नाउ।
अभी भी आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। कोई बात चलो, सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो बच्चों, यस सर। नहीं। यस सर। हम तो पा ही चलिए। नहीं रहे सर आप। आगे बढ़े। यस सर। बिल्कुल सर। जी बेटा, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, Yes, वापस sir. आवाज आ गई, वापस आवाज आ गई। सर आप हमें सुन पा रहे हो? जी बेटा, आई एम कनेक्टेड विद यू। बी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी, ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर। पार्ट बी का आंसर समझ में आया? सर वो बॉक्स में तो 6 लेटर है, तो सर आप 6 लेटर है ना सर बॉक्स में, आपने वॉवल वाला। 5 लिखा गया है ना, 6P6। चलो मैं देखता हूं। देखो बच्चों, सब फिर से ध्यान दो। पार्ट ए क्लियर हो गया सबको? यस सर। सर यस सर। पार्ट बी देखो, एग्जामिनेशन के सारे वॉवल एक साथ कर लिया है। ई 2 बार ए, 2 बार आई, 1 बार ओ, एक्स, एम, एन, एन, टी। तो इन सारे वॉवल्स को एक बॉक्स में बंद कर लिया। अब इस बॉक्स को एक का आइटम काउंट करो। 1, फिर एक्स, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 काउंटिंग कैसे आई है? बॉक्स को एक काउंट किया, फिर एक एक्स 2, फिर एम 3, एन 4, दूसरा एन 5, फिर टी 6। ये P66 6 के 6 आइटम को अरेंज कर रहे हैं। तो जब ये 6 अरेंज करेंगे तो ये पूरा बॉक्स उठकर कहीं पर भी बीच में जाएगा, तो सारे वॉवल्स एक साथ होंगे। यस सर। अब आगे की बात सुनिए। लेकिन वॉवल एक साथ रहते हुए भी आपस में रिशफल हो सकते हैं। और वो वॉवल कितने हैं? सर अच्छा, वो वॉवल 6 है। सॉरी, मैंने यहाँ P5 लिखा। शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर मैं वही बोल रहे 6 हैं। वॉवल्स को आपस में रिशफल कर रहा हूं, तो ये बनेगा P66। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वॉवल वैसे तो 5 होते हैं, समझ में आ लेकिन गया सर। इसके अंदर 6 वॉवल्स आए। इसके अंदर 6 वॉवल आए। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। सो P66 6 वॉवल्स को आपस में रिशफल करूंगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसमें A 2 बार, I 2 बार और N 2 दो बार है, सबको दो क्लियर बार हो गया है, बेटा? N 2 बार है। 5 होगा ना, स्पेस 7 के लिए है। जी बेटा, 365 होगा दूसरे वाले में। इस पार्ट बी की बात कर रहे हैं क्या? 5 क्यों होगा? 5 क्यों होगा? 6 होगा, क्योंकि वॉवल वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन इसमें 6 वॉवल आ रहे हैं। 6 लेटर्स हैं 11 का वर्ड बनाना है। बेटा, 6 लेटर्स हैं इसके अंदर। पार्ट बी को देखो, O 1 बार, I 2 बार, A 2 बार, E 1 बार। ठीक है, बॉक्स के अंदर ही लेटर इधर से उधर, तो उधर से बॉक्स इधर के अंदर करना। 6 लेटर आपस में रिशफल करेंगे तो P66 क्लियर हो गया? हाँ सर। शाबाश शाबाश। अब मैंने आपसे कहा पार्ट डी में मैंने सारे पॉसिबल वेज लिए हैं जिसमें वॉवल्स एक साथ आ भी रहे हैं, नहीं भी एक साथ आ रहे। इन सारे पॉसिबल वेज में से पार्ट बी के वेज माइनस कर दूंगा। पार्ट बी के कौन से वेज हैं? वॉवल्स नॉट टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर। तो वॉवल्स नॉट टुगेदर और टुगेदर पार्ट डी है। पार्ट बी क्या है? वॉवल्स वॉवल्स टुगेदर। माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? वॉवल्स नॉट टुगेदर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? पार्ट सी Yes, का sir, आंसर आ कैसे गया समझ निकालेंगे? यस सर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। Yes, sir. चलिए बेटा, आगे बढ़ जाए बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। आवाज आई? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस हेलो सर। बेटा। सर आ रही है आवाज। आ रही है सर। ये आज माइक के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपकी आवाज मेरे से डिस्कनेक्ट हो रही है। तो परमुटेशन में हम किस तरह से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है? एक अच्छी सी स्लाइड मैंने आपके लिए यहां स्क्रीन पर तैयार कर रखी है, गौर से देखिए। परमुटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को परमुटेशन कहते हैं। ये एप्लीकेबल कब है सर? वर्ड बनाने में, नंबर बनाने में, सीक्वेंस में, लाइन में, क्यू में, फोटोग्राफ में। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। और परमुटेशन के अंदर ये फॉर्मूला PNR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन इसके विपरीत। हल्का सा मैंने इशारा दिया था, कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल लिया था, मैं फिर से ले रहा हूं। मान लीजिए ABC
तीन दोस्त हैं, इनमें से किसी भी दो को आपको पार्टी में इनवाइट करना है। तो अब यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप ए बी को इनवाइट करें या बी ए को इनवाइट करें वो एक ही मेथड माना जाएगा। ए सी या सी ए को इनवाइट करें वो एक ही मेथड माना जाएगा। बी सी या सी बी को इनवाइट करें वो एक ही मेथड माना जाएगा। इन तीन में से किसी भी दो को इनवाइट करने के तीन तरीके हैं। पार्टी में तीन में से दो तीन तरीके से इनवाइट हो सकते हैं। यहां कॉम्बिनेशन लग रहा है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर सेलेक्टिंग पीपल, तो यहां पर सिलेक्शन हो रहा है। ये कब एप्लीकेबल होता है सर कॉम्बिनेशन? जब आपको टीम बनानी है, कोई सिलेक्शन होगा, कमिटी बनानी है, सिलेक्शन करना है, शाबाश, टीम बनाना है, इन्विटेशन देना है, ग्रुप या ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। ध्यान से सुनिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स खास तौर से कह रहा हूं मैं। इसकी एक एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूं। मुझे इन 3 पॉइंट्स में से ए बी सी 3 पॉइंट्स, इन 3 पॉइंट में से किसी भी 2 पॉइंट को यूज करके लाइन बनानी है। कितने तरीके से लाइन बनाई जा सकती है? तो अब यहां इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन लगेगा तो आपको एकदम याद आएगा, अरे ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सर ने बताया था ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कॉम्बिनेशन लगेगा। और क्यों लगेगा? यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? ध्यान से देखो बेटे, मैं पॉइंट ए से बी मिलाऊं या बी से ए मिलाऊं, लाइन तो सेम ही है ना, यस सर, लाइन तो बदली नहीं ना। तो यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ए से बी या बी से ए कैसे भी मिलाऊं, लाइन एक ही काउंट होगी, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स के अंदर भी कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगता है। अब इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से करता हूं, सी एन आर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 3 आइटम थी, देखा 3 फैक्टोरियल। आर एट अ टाइम 2 लिए थे हमने, 2 को इनवाइट करा था। और एन माइनस आर 3 में से 2 गया, एक फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर इसका बेटा 3 ही आता है। 3 दोस्तों में से किसी भी 2 को इनवाइट करने के सिर्फ 3 ही तरीके हैं। आ गई बात समझ में? तो ये स्लाइड Yes, परम्यूटेशन sir. कॉम्बिनेशन के डिफरेंस को दर्शा Yes, रही है। sir. आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर, Yes, sir. Yes, sir. हेलो, यस सर, चलिए कोई बात नहीं, आपकी आवाज चली Clear गई, है, मैं sir. आपके साथ कनेक्टेड हूं, कोई Clear है, दिक्कत नहीं। clear आगे बढ़ते हैं, आप जरा कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। सर कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से अब हम सॉल्व करेंगे? परम्यूटेशन, एग्जामिनेशन। चलिए कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ऐड कर रहा हूं मैं एक और पेज, आपको एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ए बी सी डी 4 दोस्त आपके हैं। इन 4 दोस्तों में से किसी भी 3 को आपको इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पार्टी पर। 4 दोस्तों हैं, दोस्तों में से किसी भी 3 को इनवाइट करना है आपको अपनी बर्थडे पार्टी पर। तो फौरन आपके माइंड में आ गया, सर इनवाइट करना है, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन पढ़कर आपने खुद पता लगाया और अब आप सीएनआर का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट में एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एन, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं सर? 4। ए बी सी डी 4 दोस्त हैं, 4 फैक्टोरियल। आर एट अ टाइम कितने इनवाइट करने? 3 फैक्टोरियल। एन की वैल्यू 4, आर की वैल्यू 3, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। तो अब आंसर लिखते हैं सर, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर आया 4। इज दिस क्लियर? तो सर 4 तरीके से आप ABCD में से किसी भी 3 को इनवाइट कर सकते हो। अरे 4 ही तो तरीके होंगे बेटा। ABCD में से किसी भी एक को छोड़ दो, किसी भी 3 को इनवाइट करो तो कभी आप A को छोड़ोगे एक तरीका, कभी B को छोड़ दोगे दूसरा तरीका, कभी C को छोड़ोगे और कभी D को छोड़ोगे। तो 4 तरीके से आप इन 4 में से किसी भी 3 को इनवाइट कर सकते हो। आई होप क्लियर है। अब एक अगले क्वेश्चन Yes, sir, आ गया समझ। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, किसी एक को एक छोड़ेंगे तो कंपनी में- नाराज नहीं हो जाएगा सर? in a company of बिल्कुल 5 female and 8 male members, 2 have to be selected,
selected for two posts, president and vice president. ठीक है, Yes, अब sir. सुनिए ध्यान से। एक क्वेश्चन आया, एक कंपनी में 5 फीमेल और 8 मेल मेंबर्स हैं और आपको इसमें से 2 को सेलेक्ट करना है 2 पोस्ट के लिए, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट। तो 5 में से किसी भी 2 को सिलेक्ट करके इन पोस्ट को असाइन करना है। एक को प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलेगी, एक को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट मिलेगी। कितने तरीके से ये पोस्ट असाइन हो सकती हैं? उसने कोई कंडीशन नहीं दी कि एक पोस्ट फीमेल को जानी चाहिए, एक पोस्ट मेल को जानी चाहिए, कोई कंडीशन नहीं दी। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 5 फीमेल हैं, 8 मेल हैं, मैं 5 और 8 इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। मैं सीधा सीधा बोलता हूं, कंपनी में 13 लोग हैं सर, इन 13 में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। इसमें से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। तो बेटा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करने के लिए हम 13 में से कैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे दोनों मेल्स आ जाएं, चाहे दोनों फीमेल्स आ जाएं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के लिए आपसे कह रहा है 5 फीमेल हैं, 8 मेल हैं। टोटल कितने मेंबर्स हैं सर? 13 मेंबर्स हैं। 13 में से किसी 2 को सिलेक्ट करके आपको एक पोस्ट प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट देना है। कितने तरीके से पोस्ट असाइन हो सकती है? 4. अब ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है? Combination. Combination. हाँ, अब मैंने आपसे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, बहुत कॉन्सेप्चुअल। ध्यान से देखिए बेटा, सब लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। मुझे अब आपकी आवाज वापस आ रही है, मैं सबसे कनेक्टेड हूं। सुनिएगा बात ध्यान से। अभी मैं इस क्वेश्चन में आपसे कहता हूं 13 में से कोई भी 2 लोग सिलेक्ट करके अलग खड़े कर दो, तो बताइए, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया ना अब तो क्लियर कट। Yes, sir. 13 में से कोई भी 2 लोग आपने ले लिए, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। Yes, लेकिन जो 2 लोग हैं इनको पोस्ट देने के 2 तरीके हैं। क्या मतलब है? सपोज आपने 2 लोग सेलेक्ट करे थे, ए एंड बी। अब ये दोनों फीमेल हैं, दोनों मेल हैं, या एक मेल एक फीमेल, कोई भी हो सकता है। अब आप इन 2 में से एक को प्रेसिडेंट, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाओगे, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को असाइन करने के कितने तरीके हैं बेटा? 2 तरीके। सपोज आपने इसको प्रेसिडेंट बनाया तो इसको वाइस प्रेसिडेंट, एक तरीका। अब उल्टा कर दो, Yes. इसको वाइस प्रेसिडेंट तो इसको प्रेसिडेंट, तो कितने तरीके होगा बेटा? 2 तरीके। शाबाश। सो सबसे पहले आपने 13 में से किसी भी 2 को सेलेक्ट करा, फिर मल्टीप्लाई करा इसको 2 से, और 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा? कि आप पोस्ट असाइन कर रहे हैं और पोस्ट को असाइन करने के 2 तरीके हैं। 13 में से 2 इंटू 2, ये आंसर है। इसमें से 2 मेंबर सेलेक्ट करके एक को प्रेसिडेंट, एक को वाइस प्रेसिडेंट बनाना। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश शाबाश, सबको समझ में आ रही है बात। अब सुनो आगे की बात ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है। परमुटेशन के क्वेश्चन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में याद रखना, ध्यान से सुनना, जब भी पोस्ट असाइन करने का क्वेश्चन हो तो पोस्ट असाइन करना परमुटेशन माना जाता है, क्योंकि यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पोस्ट असाइन करना परमुटेशन माना जाता है क्योंकि यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो गौर से देखो, अभी कुछ बच्चों के मन में कुछ सवाल आएंगे, सवाल अपने तक रखिए। जब मैं जवाब बोलूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, तो उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन में पोस्ट असाइन करनी थी। पोस्ट असाइन करना इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपने ए को प्रेसिडेंट बनाया, बी को वाइस प्रेसिडेंट। अब ऑर्डर बदल दीजिए, अब ए वाइस प्रेसिडेंट, बी प्रेसिडेंट, तो यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन परमुटेशन का है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे सॉल्व किया, गौर से देख लीजिए। मैंने कहा पहले 13 में से कोई भी 2 लोग सेलेक्ट करके इधर आ जाओ। मेरे जेस्चर को देख रहे हैं, मेरे हाथ को देख रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
Yes, sir. Yes. तो मैंने sir. 13 में से कोई भी दो लोग सेलेक्ट करे। जब मैंने सिलेक्शन किया है तो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन, 13 में से कोई भी दो लोग। अब मुझे ये बात पता है इन दोनों को जो पोस्ट देनी है उसके दो तरीके हैं और वो कैसे हैं ये मैंने देख लिया। तो इस आंसर को मैंने इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ये कंसीडर तो किया है, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया है। गौर से देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन यहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और उसको कंपनसेट करने के लिए अलग से 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। आगे बात समझ में? यस सर। Yes, sir. शाबाश। अब देखिए, डायरेक्ट में इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं और चेक कर सकते हैं, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अरे भाई, 13 में से कोई भी दो लोग लेने, P13 2 ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, बस ये आंसर है सीधा सीधा। आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। तो कई एक बच्चा शुरू में मुझसे पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों हुआ, आधा ऐसा हुआ, आधा ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, तो मैंने इससे कहा था, वो बच्चा अभी कनेक्टेड है मेरे साथ, मैंने कहा था बेटा ऑर्डर इंपॉर्टेंट ही होगा या ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हां, क्वेश्चन के करने के दो तरीके हो सकते हैं कि उसमें परमुटेशन भी लगा दो, कॉम्बिनेशन भी लगा दो। तो इस क्वेश्चन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये बात क्लियर है। वो एक अलग बात है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परमुटेशन वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के इंटू 2 करके ऑर्डर इंपॉर्टेंट को कंसिडर यहां मैंने कर लिया और वापस मेरा आंसर वही आ जाता है। आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. शाबाश शाबाश, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। तो आप देख रहे हैं बेटा, मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी पर बात कर रहा हूं। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन करना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। एक क्लास के अंदर, एक क्लास नहीं बोलते हम, एक कहते हैं एक 12th क्लास के स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो सीएमए की तैयारी कर रहे हैं, सीएमए में पास आउट होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। इन स्टूडेंट्स के, इन 100 स्टूडेंट्स के 2 सेक्शन बनाने। ये ब्राइट विजन में आए, हमने कहा यार ये 100 स्टूडेंट्स का बड़ा बैच है, हम इनको थोड़ा 2 बैचेस में कन्वर्ट करते हैं। एक सेक्शन ए बैच ए, एक बैच बी। अब एक में 60 स्टूडेंट्स का बैच बनेगा, एक में 40 का। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन सेज एक बैच आपको 60 स्टूडेंट्स का बनाना है जो बड़े हॉल में बैठ सकता है, एक बैच 40 स्टूडेंट्स का बनाना है जो छोटे हॉल के अंदर बैठेगा। सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू मेक दीज सेक्शंस? कितने तरीके से सेक्शंस आप बना सकते हैं? तो गौर से देखिए, क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान है। आपने 100 में से कोई भी 60 स्टूडेंट्स ले लिए तो 60 स्टूडेंट्स का सेक्शन बन गया, 40 का ऑटोमेटिकली बन गया, जो बच गए वो 40 वाले हो गए। आप बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आपने Yes, sir. 60 स्टूडेंट्स का बैच बनाया, जो रिमेनिंग है वो 40 हैं। तो याद रखिए, आप अगर पहले 40 का बनाए और जो रिमेनिंग बचेंगे वो 60 के बनेंगे, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। कैसे सेम आएगा? एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। CNR इज इक्वल टू CN(n-r). क्या मतलब है इस फॉर्मूले का? एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, छोटी सी एग्जाम्पल, फिर इस क्वेश्चन पर वापस आ रहा हूं। C73 C74, नीचे देखिए, मैंने कहा ये दोनों आंसर इक्वल हैं, ये 3 और ये 4। अगर इन दोनों का सम इसके बराबर है, कितना? ये 7 ही है ना? यस सर। तो आप चेक करिए, C73 का आंसर C74 का आंसर सेम आएगा। आप चेक कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7, यस सर। फैक्टोरियल 3, 7 में से 3 गया, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, 7 में से 4 गया, फैक्टोरियल 3। बोलो बेटा, दोनों आंसर सेम है नहीं है? Yes, sir. यस सर। तो यहां फॉर्मूला यही कह रहा है, n-r में r ऐड कर दो तो -r + r कैंसिल, आंसर वापस n आ जाता है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इन दोनों का आंसर इक्वल होता है। ये बात सबको समझ में आ गई? तो अब यहां Yes, देखिए, sir. यहां 60 है, यहां 40 है, अगर दोनों को ऐड करो तो आंसर वापस 100 आ रहा है ना? Yes, sir. तो आप ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, आंसर सेम ही आना है। आपने 60 स्टूडेंट का बैच बनाया, 40 का अलग से बन गया, या 40 का बनाया, 60 का अलग से बन गया, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। सर ये आंसर आपका आ गया सेक्शन बनाने का, एक में 60, एक में 40। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूं। 100 में से आपको एक बैच 60 का
एक बैच 40 का बनाना है, लेकिन इसमें 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ध्यान से देखिए मेरे क्वेश्चन को, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं या तो हम सेम सेक्शन में जाएंगे। अरे धर्म भाई म्यूट कर ले। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा धर्म भाई? चलो बेटा चलो। तो अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, इन 100 स्टूडेंट में से 60 और 40 के 2-2 बैचेस बनाने, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं हम सेम सेक्शन में जाना चाहते हैं। कितने तरीके से ये बैच आप बना सकते हो कि दोनों स्टूडेंट्स सेम सेक्शन में रहें? अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। मैंने कहा इन 100 में से जो 2 स्टूडेंट सेम सेक्शन में जाना चाहते हैं उन्हें अलग कर दो, बाकी के 98 अलग। अब ये दोनों के दोनों स्टूडेंट या तो 60 वाले बैच में जाएंगे या 40 वाले बैच में जाएंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं? सर 100 में से 100 नहीं भाई, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा इन दोनों के दोनों को ले लो, और अब जो 98 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं उन 98 में से 38 ले लो, और 38 इसलिए लिया क्योंकि मैंने इन दोनों स्टूडेंट्स को 40 वाले बैच में बना दिया। सर फिर से अब 40 का बैच बन गया तो जो बच गए 60 वो 60 वाले स्टूडेंट्स हैं, तो 60 का बैच भी बन गया, 40 का भी बन गया, लेकिन ये 2 स्टूडेंट्स कौन से बैच में? 40 वाले में, 60 वाले में? 40 40 वाले में। 2 और 38 को जोड़ोगे तो बेटे 40 आएगा। अब मेरे सवाल का जवाब दो, क्या मैं इस एक्सपेरिमेंट को कुछ और तरीके से भी कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हैं। Yes, ये sir. दोनों स्टूडेंट 60 वाले में भी हो सकते थे। तो याद रखना, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसको सॉल्व करने का एक और तरीका हो, एक और मेथड हो, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का एक और मेथड हो, तो प्लस का साइन लगाकर उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करना है। जो दूसरा मेथड है उससे भी करना है। तो अब मैं कहता हूं सर इन दोनों के दोनों को सिलेक्ट करो, और फिर 98 में से 58 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो। तो ये दोनों स्टूडेंट कौन से वाले बैच में चले गए? 60 वाले में। शाबाश शाबाश। और 40 वाला अलग से बन गया। अब ये आंसर और ये आंसर दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर होगा उस क्वेश्चन का जो ये कहता है दोनों सेम बैच में हो, चाहे वो 40 वाले में हो चाहे वो 60 वाले में। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता है दोनों 40 वाले बैच में होने चाहिए तो सर ये रहा आंसर। क्वेश्चन इतना होता है दोनों 60 वाले बैच में होने चाहिए तो सर ये रहा आंसर। क्वेश्चन इतना होता है दोनों सेम बैच में होने चाहिए तो दोनों को ऐड कर दो, ये रहा आंसर। आंसर। आई होप क्लियर है। दोनों को ऐड करके आंसर आ जाएगा। यस सर। शाबाश शाबाश। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू टुक दिस क्लास वेरी सिंसियरली, दो देयर वाज सम प्रॉब्लम in voice clarity, sometime I was not able to listen to you, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा इन कॉन्सेप्ट को समझकर। उम्मीद है आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, उसको अप्लाई करिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। सी यू अगेन। द होल टीम ब्राइट विजन एकेडमी इज विद यू टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू द लेवल यू रीच फाइनल। हम बहुत खुश होते हैं जब हमारे बच्चे फाइनल एग्जाम क्रैक करके बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर जाते हैं, हमसे इंटरेक्शन करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है उनके साथ चाय पानी पीकर, और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं बेचैनी से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय बेटा, बाय। बाय बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।